हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइप्रस डिस्प्यूट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में एक से सिचुएटेड है और इसकी राजधानी निकोसिया है। तो अब हम देखते हैं कि साइप्रस में ऐसा क्या डिस्प्यूट है जिसको लेके पूरे वर्ल्ड में एक जियो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो अगर हम फिजिकल मैप अगर हम देखें साइप्रस का, तो हम उसमें देखते हैं कि ये तुर्की के बहुत पास है और ये ग्रीस के भी बहुत पास है। तो अगर हम अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि शुरू हुआ था 1914 में और 1918 में ख़त्म हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया था तो एक तरीके से ऑटोमन अम्पायर भी समाप्त हो गया था। ऑटोमन अम्पायर के समाप्त होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में साइप्रस देश चला गया था। अब ऑटोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ऑटोमन साम्राज्य जो था वो स्पेशली नादर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब देश थे। इन सबको मिला के ऑटोमन अम्पायर बनता था और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ देशों को। तो इन सब की कड़ी में हम देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य जैसे ही एक तरीके से ब्रेक हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन जीत जाता है, तो हम देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के जीतने के बाद जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि उसमें ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि खलीफा की जो पोस्ट होती है वो भी समाप्त कर दी जाती है। दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि उसके बाद जो है साइप्रस पे ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल दिया जाता है, उस समय पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि साइप्रस से भी ये मांग उठती है कि हमको भी फ्रीडम चाहिए। लेकिन ब्रिटेन जल्दी तैयार नहीं होता है साइप्रस को फ्रीडम देने के लिए। बाद में हम देखते हैं कि साइप्रस के अंदर से बहुत सारी आवाज़ निकलती है कि हमको फ्रीडम चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ब्रिटेन एग्री हो जाता है कि ठीक है, हम आपको फ्रीडम देंगे। तो 1960 में साइप्रस एक आज़ाद हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद मेजर प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि नॉर्थ साइप्रस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और साउथ साइप्रस में एक तरीके से ज़्यादातर क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है। तो नॉर्थ साइप्रस में अगर हम देखते हैं कि जो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है उसको एक तरीके से सपोर्ट करता है तुर्की, और साउथ साइप्रस में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है उसको सपोर्ट करता है एक तरीके से ग्रीस। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रीस और तुर्की एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है कि उसमें नादर्न जो साइप्रस था उसमें तुर्की ने अपनी सेनाएं भी भेज दी हैं। तुर्की का ये मानना है कि हम एक तरीके से जो है नादर्न साइप्रस को एक तरीके से स्वतंत्र कराएंगे और ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन बनेगा जो कि साउथ साइप्रस से एकदम भिन्न होगा। लेकिन साउथ साइप्रस के लोग ये चाहते हैं कि नादर्न साइप्रस अलग देश ना बने, ये एक यूनिफाइड देश रहे, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि दुनिया के देशों का इसके बारे में क्या कहना है कि नॉर्थ साइप्रस को कैसा रखा जाए, इसको यूनिफाइड रखा जाए या फिर इसको एक तरीके से नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस में एक तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि डिफरेंट देश का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस का ये मानना है कि जैसे ही साइप्रस देश आज़ाद हुआ था 1960 में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, उसको जैसे ही एक फ्रीडम प्राप्त हुई थी तो उसी समय साइप्रस ने ये डिसाइड किया था कि नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस, जो कि नॉर्थ साइप्रस ऑलरेडी हम जानते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा वहाँ रहते हैं और साउथ साइप्रस में हम जानते हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ जो है साइप्रस उसको मिला के एक साइप्रस देश बनाया जाए जिसकी कैपिटल निकोसिया हो और उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय से किसी का कोई लेना देना ना हो और एटलीस्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक यूनिफाइड देश को एक तरीके से मान्यता मिल सके। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ग्रीस का क्या कहना है। इसमें ग्रीस का कहना है कि इस देश को एक तरीके से यूनिफाइड रहना चाहिए। इसमें नादर्न साइप्रस और साउथ नादर्न साइप्रस जो कि एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है तुर्की के द्वारा, वो एक तरीके से नहीं मानना चाहिए, एक तरीके से नकार देना चाहिए। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट आए कैसे नकार देना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है। तो इंडिया का रोल यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है। साइप्रस, नादर्न साइप्रस ही एक ऐसा रीजन है जो एक तरीके से तुर्की की दुखती रग है
उस पे अगर कोई हाथ रख दे तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की हमेशा से ही कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है। वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या G20 की मीटिंग हो, इन सब मीटिंग में वो एक तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है और ये कहता रहता है कि कश्मीर जो है एक तरीके से भारत का अभिन्न अंग नहीं है, या पाकिस्तान का एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी एक तरीके से तुर्की को एक सहायता देता है, क्योंकि तुर्की उसका ऑलरेडी बहुत मदद करता रहता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि तुर्की का क्या कहना है। तुर्की चाहता है कि नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने। इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनेगा तो उसकी एक इंटीग्रिटी होगी, उसकी एक सॉवरेनिटी होगी, और ऐसे देश को एक तरीके से हमेशा से ही जो है यूनिफाइड करना ठीक नहीं है। एक तरीके से जो इसका मुस्लिम बहुल इलाका है उसको एक तरीके से स्वतंत्र कर देना चाहिए। लेकिन ये देश जो बनेगा वो एक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र होगा तुर्की की तरह। लेकिन इसको एक तरीके से हम जानते हैं कि ग्रीस भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसको इंडिया ने भी मानने से इनकार कर दिया है। इंडिया का कहना है कि हम साइप्रस को एक देश मानते हैं, और नॉर्दर्न साइप्रस का जो मैटर है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं कि नॉर्दर्न साइप्रस को हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक अलग देश बने, क्योंकि तुर्की हमेशा ही कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है। तो इंडिया ने इस बार उसकी दुखती रग पे हाथ रखा है। उसने कहा है कि ठीक है, आप अगर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो हम भी नॉर्दर्न साइप्रस के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि नॉर्दर्न साइप्रस को एक तरीके से स्वतंत्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक तरीके से यूनिफाइड होना चाहिए। अगर ये एक तरीके से यूनिफाइड रहेगा तो सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्री का क्या कहना है। इसमें जनरली हम देखते हैं कि नाटो का एक तरीके से कहना है कि साइप्रस को एक यूनिफाइड कंट्री बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्दर्न साइप्रस जो कि एक मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, और साउदर्न एरिया जो है साइप्रस का उसको एक क्रिश्चियन राष्ट्र बना देना चाहिए। नाटो का कहना है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक यूनिफाइड जो है साइप्रस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ग्रीस और टर्की दोनों नाटो के मेंबर हैं। तो अगर दोनों देशों में एक तरीके से वार छिड़ जाता है तो क्या होगा? तो उसमें हम देखते हैं कि नाटो का जो आर्टिकल 4 है वो डिफरेंट देशों के बीच में कंसल्टेशन की बात करता है, और आर्टिकल 5 एक तरीके से वार की बात करता है। तो नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के 2 देश आपस में लड़ते हैं तो नाटो का जो देश दूसरे देश पे अटैक करेगा, सारे नाटो देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे, और एक तरीके से ये ऑफेंसिव होगा। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद में वहाँ पे तुर्की का ग्रीस के ऊपर आक्रमण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नाटो का एक तरीके से हम देखें तो उसका आर्टिकल 5 जो नाटो का है वो प्रभावी हो जाता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ग्रीस हमेशा से ही साइप्रस का सहयोग करता रहता है। ये ग्रीन एनर्जी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, या फिर मिसाइलों से हो, या फिर वारफेयर से हो, हर तरह उसका सपोर्ट करता रहता है। थैंक्स गाइस आज के लिए।